ऑपरेशन सिंदूर 2025 में नए भारत की पहचान बन गया है, वही ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से आतंक को खत्म करने के लिए, उसके फाइनल फेज में उसे पहुंचाने के लिए क्या एक बार फिर से जाग सकता है? हम जागना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर अभी पॉज बटन है, और क्या ये पॉज बटन हट सकता है? हम आज ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ प्रमाण, कुछ दस्तावेज, कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य, कुछ एविडेंस धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं जो इस बात को बल देते हुए नजर आ रहे हैं। रणक्षेत्र में आज सीधा सवाल ये होगा, और सवाल बड़ा भी है, खतरनाक भी है और निर्णायक भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आतंकवादी संगठन खुलेआम ये कबूल कर रहे हैं कि भारत ने उनकी कमर तोड़ दी है। और इसी बौखलाहट में जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन एक नया युद्ध छेड़ चुके हैं। युद्ध प्रोपेगेंडा का ये युद्ध इसलिए रणक्षेत्र में आज बात होने वाली है उस दस्तावेज की, उस मैगजीन की, उस पीडीएफ पेजेस की जो दिसंबर में आतंकी नेटवर्क के जरिए खामोशी से फैलाए गए, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी, क्योंकि निशाने पर हैं पढ़े लिखे टेक सेवी नौजवान। इन आतंकी मैगजीन्स में सिर्फ जहर नहीं उगला गया, युद्ध की पूरी प्लानिंग लिखी गई है। आतंकियों के इंटरव्यू, हमले की रणनीति, और हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारतीय सेना की तैयारियों का भी जिक्र है। आतंकी खुद ये लिख रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत और ज्यादा सक्रिय हो गया है, कश्मीर पर मशीनरी की पकड़ मजबूत हो रही है, और इसलिए आतंकियों को आदेश है कि इस सर्दी का समझदारी से इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्च आते ही बर्फ साफ होगी और भारतीय सेना ऊपर के इलाकों में बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी। आतंकी मैगजीन यह भी दावा कर रही है कि इंडियन आर्मी और कश्मीर पुलिस को ऑर्डर मिल चुके हैं कि जैसे ही रास्ते खुलें सीधा ऑपरेशन, और शुरुआत मार्च 2026 से हो सकती है। और इस बीच आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस चेतावनी दे चुका है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव संभव है। तो क्या कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां दोनों देशों को आमने सामने लाने वाली हैं? और इसलिए रणक्षेत्र में आज हम पूछेंगे कि क्या मार्च में फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई निर्णायक वार दिखेगा? क्या यह सिर्फ काउंटर टेरर नहीं बल्कि फाइनल क्लीन अप फेज होगा? और क्या पाकिस्तान को फिर याद दिलाया जाएगा कि यह नया भारत है जो प्रोपेगेंडा नहीं परिणाम देता है? करेंगे इस पर खुलकर चर्चा। आज कोई बहस मुबाहिस नहीं होगी, आज उस सच से सामना होगा जो आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। खुलकर बात करने के लिए हमारे आज के अतिथि भी जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन लगातार आतंकवादियों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हाल ही में सामने आए इन आतंकवादी संगठनों के मैगजीन और डॉक्यूमेंट्स में आतंकवादियों को अपने साथ जोड़ने और हमले की तैयारी का खुलासा हुआ है। ये मैगजीन दिसंबर में आतंकी नेटवर्क के जरिए पब्लिश की गई। ये मैगजीन या 1-2 पेज के स्टेटमेंट वाले पेज का पीडीएफ बनाकर अलग अलग ग्रुप तक पहुँचाया जा रहा है, जिनके कंटेंट उर्दू और अंग्रेजी में है। सुरक्षा एजेंसियों के सोर्स बताते हैं कि इसका मकसद पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट करना है। इस मैगजीन के जरिए आतंकियों को आर्मी के ऑपरेशन और आगे की तैयारी की जानकारी दी जा रही है, जिसमें आतंकवादियों के इंटरव्यूज और आतंक की प्लानिंग के साथ साथ भारतीय सेना की तैयारियों का भी जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली ब्लास्ट के कारण भारत और भी सक्रिय हो गया है और कश्मीर पर अपनी मशीनरी से पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसमें आतंकवादियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो इस सर्दी का समझदारी से इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्च में बर्फ साफ होने के बाद भारतीय सेना कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। आतंकियों के मैगजीन के अनुसार इंडियन आर्मी और कश्मीर पुलिस को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जैसे ही रास्ता बर्फ से साफ होना शुरू हो, ऊपर के इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दें। मार्च 2026 से इसकी शुरुआत हो सकती है। वहीं अमेरिका के बड़े थिंक टैंक
काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने भी ये चेतावनी दी थी कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। CFR की रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 के अनुसार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मार्च के महीने में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ बड़ा दिखने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही कि क्या मार्च में हम फिर से कुछ निर्णायक होता हुआ देखने वाले हैं। इस पर खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं। हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे सहयोगी जो ग्राउंड से रोहिल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ताजा हालात क्या चल रहे हैं इसकी जानकारी देंगे। रोहिल, आपको भी वेरी गुड इवनिंग। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोहिल आपसे शुरुआत करती हूं, जल्दी से जरा आप बता दीजिए, क्योंकि आप लगातार ऐसी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि भारतीय सेना सबसे ज्यादा, सुरक्षा एजेंसियां सबसे ज्यादा अगर किसी को क्रैक करने पर पूरी तरह से लगी हुई थी तो वो वहां का ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क था, ये OWG। क्या ये जो तमाम मैगजीन के जरिए अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इसे किस तरह से लिया जाए? क्या ये वो डर है जो आतंकियों को सता रहा है, जिस तरीके से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने OWG नेटवर्क को तोड़ा, या फिर ये कहें कि हमारे लिए, हमारी सेना के लिए ये एक चैलेंज हो चुका है, क्योंकि अगर सेना कुछ ऐसी तैयारी कर रही है तो फिर ये बातें आतंकियों तक पहुंच कैसी रही हैं? रोहिल। देखिए मौलिक, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि जब आतंकी हमला, पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, जिसमें जो पर्यटक है उनको धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर घाटी की मैं बात करूंगा, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे जो OGWs है हजारों की तादाद में उनको क्रश किया गया, जो टेररिज्म का बैकबोन कहा जाता है OGW नेटवर्क, उनको पूरी तरीके से क्रश किया गया। उनके जितने भी जो आतंकी मददगार है उनको पूरी तरीके से जो सलाखों के पीछे डाल दिया गया। कई एक लोगों को PSA के तहत जेल भेजा गया। तो जिस प्रकार से एक्शन इस वक्त लगातार कश्मीर घाटी में जारी है, और इस वजह से जो आतंकवाद का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरीके से क्रश किया गया, चाहे उनके हाइब्रिड टेररिस्ट हो, चाहे OGW नेटवर्क हो, वो पूरी तरीके से जो है उनको सिमट के रख दिया गया है सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से। लेकिन उसके बाद जो ये रिपोर्ट सामने आया है, उसके बाद अब आतंकी संगठन, जो आतंकी गुरु है, जो LOC के उस पार बैठे हैं, POK में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, वो लगातार अब हाइब्रिड मॉडल को यहां पर अपनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें खास तौर से ये खुलासा हुआ है कि अब जो PDF के जरिए खास तौर से युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल कराया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रैटेजी अपनाई है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जो दोड़ा और कश्तवाड़ के 3000 की ऊंचाई वाले फुट की वाले इलाके जो है, वहां पर कितनी बर्फबारी होती है, उस बर्फबारी में अब भारतीय सेना ने यह ठान लिया है कि आतंकवादियों को चुन चुन के ढूंढ निकालकर उनको खत्म कर दिया जाएगा। इस वजह से दोड़ा और कश्तवाड़ और साथ ही साथ जो भद्रवाह के इलाके हैं, पिछले 3 दिनों से इस बर्फ में जो हाई टेरेन वाले रास्ते हैं उनमें इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार 3 दिनों से जारी है। ये समझ सकते हैं आपकी किस तरीके से आप सुरक्षा एजेंसी, भारतीय सेना, खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह ठान लिया है कि जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, उसको पूरी तरीके से जड़ से किस तरीके से उखाड़ा जाएगा। इसकी साफ मिसाल जो है डोडा कश्तवाड़ की वो जंगल है, वो घने घने जंगल है, वो ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, जहां पर बर्फ इस वक्त 4 से लेकर 5 फुट जमा है। वहां पर जिस प्रकार से ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आतंकवाद का जो OGW नेटवर्क है, जिस तरीके से उसको क्रश किया गया, उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी जो है यहां पर आतंकी संगठन के जो गुरु है वो यहां पर अपना रहे हैं। तो इस वजह से ये मॉडल जो है साफ तौर पे नया मॉडल सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि PDF के जरिए आतंकी संगठन में युवाओं को खास मॉडल नया है। बिल्कुल, मैं आती हूँ रोहिल आपके पास, संजय सर और आप सिवाच सर के पास अब चलना चाहती हूँ। संजय सर, पहले आपके पास आ रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक चीज तो क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों की आकाओं को भी ये समझ में आ चुका है कि ये बदला भारत है और बदले हुए भारत में बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो पहले कंटेम्परेरी हुआ करती थी, अब वो कुछ ना मॉडर्निज्म के साथ आगे बढ़ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो हाइब्रिड टेरर है, ये जो टेक सेवी युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको अपने में शामिल करने की ये जो स्ट्रैटेजी आतंकियों के द्वारा अपनाई जा रही है, वो मैगजीन्स के जरिए या पीडीएफ के जरिए, क्या आपको लगता है कि ये भारतीय सेना के लिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नया चैलेंज नहीं होगा आने वाले समय में, जैसा कि मार्च की बात हो रही है? लावनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को और मेरे पैनलिस्ट को नए साल की शुभकामनाएं। मैं कहूंगा कि 2026 का जो है वो वाकई बहुत चैलेंजिंग ईयर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों ने देखा कि पहलगाम के बाद किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बैकफुट पर रहा, किस प्रकार से हमने देखा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ सीजफायर की मांग करते हुए 90 घंटे के अंदर ही उसने घुटने टेक दिए, किस प्रकार से अमेरिका अब चाहे वो उसके अपने मतलब के लिए हो, चाहे ट्रंप अपने बच्चों के लिए कर रहा हो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, या फिर एक फुटहोल्ड देख रहा होगा चीन के ऊपर निगरानी रखने के लिए, अफगानिस्तान के ऊपर या फिर ईरान के ऊपर। लेकिन मकसद ये है कि पाकिस्तान को अब लग रहा है कि एक नई उसको एक ऊर्जा मिली है, उसे लग रहा है कि अमेरिका का उसको समर्थन है और वो अब कुछ ना कुछ करेगा। और आसिम मुनीर जो एक रेडिकलाइज, एक बिल्कुल फनाटिक, मैं कहूंगा कि उनका फील्ड मार्शल जो बना है, अपने आप को उसने सीनियर बनाया है, 27th अमेंडमेंट के द्वारा अपने आप को इम्यूनिटी दी है, ये साफ दर्शाता है। और जिस प्रकार से लगातार मतलब हम जो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है पॉज पे है, और हमारा मकसद एक ही था कि ऑपरेशन सिंदूर हम लॉन्च करेंगे अगर टेरर पाकिस्तान से फिर से आएगा। लेकिन उन्होंने एक नया तरीके से व्हाइट कॉलर का इस्तेमाल करे, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, यानी डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, पढ़े लिखे लड़के हुए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ, तरह तरह के मैं कहूंगा तरीके अपनाने की कोशिश की, जिसके द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के ही ट्रेन ये लोग जो है अपने रेड फोर्ट को के ऊपर, अल-फारा यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, लखनऊ में जिस प्रकार से देखा गया, किस प्रकार से गांधीनगर में देखा गया, ये साफ दर्शाता है कि अभी भी ये जो टेरर नेटवर्क है ये समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ हथकंडे इस्तेमाल करता रहेगा। 2026 में यकीनन पाकिस्तान, क्योंकि उसको लग रहा है कि अमेरिका उसको सपोर्ट दे रहा है, सऊदी अरेबिया से उसको सपोर्ट मिल रहा है, तुर्की से उसको सपोर्ट मिल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो उसके पास, जैसे आप बार बार ये कह रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स है, स्लीपर सेल्स है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। क्या आप इसे प्रोपेगेंडा वॉर के रूप में कंसीडर करेंगे सर? क्या इसे प्रोपेगेंडा वॉर के रूप में कंसीडर किया जाना चाहिए? ये बिल्कुल, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, और साथ साथ जिस प्रकार से 30 वायलेशन 72 द्वारा इतना 9 उसके आतंकी गढ़ मसूद अजहर जो गरजाता हुआ कि मेरा पूरा परिवार मारा गया, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि जब जो उनके अपने जनाजे के अंदर कौन आए, पाकिस्तान के सीनियर अफसर आए, पुलिस आई, उनके पॉलिटिशियंस आए, साफ दर्शाता है कि लश्कर तैयबा हुआ, जैश ए मोहम्मद हुआ, ये सारे जो है ये आतंकी एक मुखौटे हैं, फौज के आईएसआई के मुखौटे हैं, टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट है वो लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है। तो ये सब के सब एक ही चक्की के हैं, एक ही मालिक के मोती हैं, और ये सब के सब पाकिस्तान की फौज ही कर रही है। ये सोचना कि ये अलग है, वो अलग है, कोई नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, ये स्टेट एक्टर्स हैं। और इसके बारे में भारत पहले भी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये स्टेट एक्टर्स हैं और भारत तो कई बार इसे लेकर डॉजियर भी सपोर्ट भेज चुका है, डॉजियर सामने रख चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसी बात सर आपके पास आ रही हूं, अब ये तो तय है कि जिस तरीके से ये हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हुआ है, जिस तरीके से अगर ये आतंकी मैगजीन्स निकाल कर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से सीएफआर की जो रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ बड़ा हो सकता है, 2026 में भारत पाकिस्तान आमने सामने आ सकते हैं, ये तो क्लियर है कि भारत इस बार फुल एंड फाइनल फेज में पहुंचना चाहता है आतंक के खात्मे को लेकर। इस बार ऑपरेशन का स्केल बहुत बड़ा होने वाला है। शायद यही वजह है कि इस तरीके से मैगजीन के माध्यम से, अपने लेटर्स के माध्यम से आतंकी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जी सर प्लीज कंटिन्यू। देखो लावनी, आपको समझना पड़ेगा कि अभी अंदरूनी हालात क्या हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बदलाव हुआ है।
हाँ, ये सच्चाई है कि अंदरूनी हालात अगर देखें आप, जब से आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट हुआ 2019 में, बहुत बदलाव आया कश्मीर घाटी में। वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, फिर लोकसभा इलेक्शन, फिर असेंबली इलेक्शन। तो ये सच्चाई है, एक आप डेमोक्रेसी का दौर चला वहाँ। वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा, IIM मेडिकल कॉलेज आए वहाँ पर टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम हुआ। वहाँ जो हुरियत पत्थरबाजी घटनाएं कराती थी वो एक हिस्ट्री हो गया, वो सब के सब जेल की शाखाओं के पीछे हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा पीसफुल और प्रोग्रेसिव माहौल था जम्मू और कश्मीर का। और अगर आप देखें G20 की मीटिंग में वहाँ पर सऊदी अरेबिया, UAE के भी डेलीगेशन आई और कहीं $400 मिलियन का भी उन्होंने वादा किया आपके जो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के अंदर लगाने के लिए। तो ये सच्चाई है, ये तो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर एकदम शांति हो। और ये भी सच्चाई है कि जो इन्होंने पहलगांव कराया था, जिसके अंदर 26 निहत्थे लोगों को मारा गया धर्म के बाद, और उसका बदला तो हमने लेना था और वो हमने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। और ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पे टिका दिया, क्योंकि 6-7 तारीख की रात को हमने उनके 9 टेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर, जैसे मोहम्मद मसूद अजहर की पूरी फैमिली वाइप ऑफ कर दी। और रात 9-10 को हमने उसकी 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड, नूर खान, सरगोदा, रहीमिया खान, बलोरी, उसके बाद आपका स्कारदू, जकोबाबाद। तो ये सच्चाई है कि अब हमने ये बोला है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है, ये पॉज है, और जो भी टेररिस्ट एक्शन होगा दैट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार। ये एक न्यू नॉर्मल, इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। उसने सोचा है कि अगर हमें हाइब्रिड वारफेयर करते हैं, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, तो उसकी पॉलिसी बरकरार रहेगी, वो आतंकवादियों को भेजता रहेगा। और उसके पास लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कम से कम 1500 आतंकवादी अभी भी ट्रेनिंग एरिया लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद पासिस बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैंने वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल में ब्रिगेड कमांड की है मच्छल में, तो मुझे बताया है कि अब इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, मगर जो इंटरनल उसने कश्मीर घाटी के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, वो स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, ये भी सच्चाई है कि 60-70 के करीब। सर, क्योंकि हमारे व्यूवर्स आप लोगों से, आप दोनों को ही आज सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं। कश्मीर की जब हम ऊपरी हिस्सों की बात करते हैं, खासतौर से जैसे सिवाज सर आपने कहा भी कि जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठ होती है, बर्फबारी के पहले ज्यादा हो जाती है। हम देखते हैं कि नवंबर लास्ट या दिसंबर इनिशियल फेज में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन जैसा कि अभी मेरे सहयोगी रोहिल बता रहे थे, और पहले ये रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि 40 से 50 ऐसे आतंकी हैं जो ऑलरेडी घुसपैठ कर चुके हैं। तो ये जो लोग हैं, क्या इनको खत्म करने के लिए जो सेना का ऑपरेशन है, जैसा अभी मेरे सहयोगी रोहिल कह रहे थे कि इस बार ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो ऑपरेशन जारी है, अमूमन क्या ऐसा नहीं होता है? क्या इस बार इस स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए गए हैं सिवाज सर? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने बता रहा था, क्योंकि मैं तो वहाँ 22 साल नौकरी कर चुका हूँ जम्मू कश्मीर में, और जो आपका ब्रिगेड जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल में थी, जहाँ पर मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट होती हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि आप 60 से 70 के करीब आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी के अंदर, जो कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के 90% है और हिजबुल मुजाहिदीन के 10% है। अब आगे आपने ये बोला कि ये सर्दियों में ऑपरेट करते हैं, मगर कहाँ से ऑपरेट करते हैं? ये सर्दियों में ज्यादातर ऑपरेट करते हैं फ्रिंजिस से, मतलब जो गांव हैं उनके थोड़ी सी हाइट में, क्योंकि ज्यादा बड़े ऊंचाई में नहीं रहते ये, क्योंकि वहां बर्फ ज्यादा पड़ जाती है, सस्टेनेंस बहुत प्रॉब्लम है उनका रहना। मगर इनको लास्ट 1-2 साल से इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है। इनको पता है कि हमारा ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, हम घरों को घेरेंगे, हम जो इसके अपर जो लोअर रीचेज है वहां पर भी हम कोऑर्डिनेट सर्च करेंगे। अब ये क्या है, पहाड़ों के ऊपर चले गए। अभी सर्दियों में जब ये नीचे आ जाते थे, मगर इस बार इनको पता है कि हम ऑल आउट ऑपरेशन है, तो ये 10 से 11-12 हजार की फीट की हाइट पे चले गए हैं, जबकि वो बर्फ से भरा हुआ है। अब हम वहां पर पहले सर्दियों में ऑपरेशन नहीं करते थे, कम करते थे, ये नहीं कि कम करते नहीं करते थे, कम करते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि ये नीचे ज्यादातर आते हैं, गाँव में आ जाते हैं, तो यहाँ ऑपरेशन ज्यादा होता है। अब हम हायर रीचेज पे भी कर रहे हैं,
ये है बदलाव भारत की जो जल नीति का, कि हम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को भी अभी भी पुख्ता है। हम कुछ पोस्टें खाली करते थे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन की, जो कि वहां पर अवलॉन्च आ सकते हैं, वो पोस्टें वो भी नहीं खाली करते, अब हम उनको भी हम रखते हैं। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी पुख्ता रहता है। और अब हम हायर रीचेज पे, हमें मालूम है ये 11-12 हजार की फीट पे होंगे, तो हम सर्दियों में ऑपरेट वहां थोड़ा कम करते थे, क्योंकि ये नीचे आ जाते थे, गांव में आ जाते थे। आज अब इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है, तो हमने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। हमने ऑल आउट ऑपरेशन करके, आपको पता लावनी, लास्ट 2-3 महीने में हमने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं जम्मू कश्मीर में, और भारत की सेना ने भी और JNK पुलिस ने भी और CRP ने मिलकर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उन्होंने 2 चीजें चेंज की हैं। एक तो ये ऊपर रह रहे हैं, ये मिलाप नहीं करते, ये ओनली सैटेलाइट मोबाइल का इस्तेमाल करते, सैटेलाइट टेलीफोन का। तीसरा यह है कि अब ये सस्टेनेंस के लिए गांव पे डिपेंडेंट नहीं रहते, इससे इनके रियल टाइम इंटेलिजेंस आने का चांसेस कम होता जा रहा है। अब चौथा इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी चीज है है ना कि रेडिकलाइजेशन। गांव पे डिपेंडेंट इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उन पर तो हमारी एजेंसियों ने हथौड़ा चला दिया है, जिस तरीके से उनको क्रैकडाउन किया गया। संजय सर, सिवाज सर की बात को ही आगे बढ़, ठीक है सिवाज सर 20 सेकंड्स में प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। 20 सेकंड सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि अब हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, और अब हमने एक और काम किया है कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है साउथ कश्मीर में, उसकी तरफ हमने ध्यान दिया, क्योंकि वहां पर अभी तक कमी नहीं आई। जहां पर मैं ये कह सकता हूं हम हर तरफ से सक्सेसफुल हुए हैं, यहां अभी तक हम नहीं। OGW और स्लीपर सेल बहुत बड़ा एक प्रकार जहर है, और ये टेररिस्ट ही मान के चलेंगे। इसको हम खत्म करने के लिए, आपने बहुत अच्छा बोला था ये, और कुलकर्णी साहब ने, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। पहले हम सोचते थे जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वही टेररिज्म की तरफ जाते हैं। आजकल ये सोशल मीडिया से डिसइंफॉर्मेशन, ये जो अभी मैगजीन इन्होंने छापी है, इसकी कॉपी मैंने देखी थी कुछ एक दिन पहले मैगजीन की। ये जो मैगजीन है, ये यूथ को रेडिकलाइज, मिस इन्फॉर्मेशन, ये पूरा ISI का एक बहुत बड़ा तरीका है कि भाई एक अफवाहें बिल्कुल ब्रेन वॉश करने का बहुत बड़ा, बहुत अलग तरीका है। संजय सर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सब कुछ इसलिए अब इनको करना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें भी पता है कि जो आतंकी कमर थी काफी हद तक भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तोड़ी। लेकिन अब जो इन्होंने नीति बदली है, भारत की जो स्ट्राइक नीति है, क्या वो प्रीएम्प्टिव हो चुकी है? जैसा कि अभी सिवाज से भी कह रहे थे और आपने भी जिक्र किया कि अब हम उन जगहों पर भी, उस जगह पर भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं जहां पर पहले हम एक्शन मोड में नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ऊंचाई वाले हिस्सों में हो रहे हैं। और इसीलिए भी देखिए ना, स्टेटमेंट क्या लिखा जाता है इस मैगजीन में। स्टेटमेंट बाकायदा आतंकियों के लिए ये लिखा गया है कि इस सर्दी का सही से इस्तेमाल करें। ये कहा जा रहा है आतंकियों को एक्टिव करने के लिए, उनको मैसेज पहुंचाया जा रहा है। संजय सर, तो ये जो मैसेज है, ये खुद उनके डर को क्या बता रहा है? संजय सर प्लीज। लावनी जी, सुरेश साहब 38 साल से वही के लोगों को नेतृत्व करते आए हैं, उनको सब मालूम है। हाँ, मतलब सवाल ये नहीं है। और इस बीच में मैं प्रोड्यूसर विवेक से बोलूंगी कि प्लीज जरा वो मैप भी जरा जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि जिन ऊपरी हिस्सों की बात हो रही है, जहां पर सर्दी के लिए कहा गया है आतंकियों की तरफ से कि सर्दी को जरा ढंग से इस्तेमाल कीजिए, उस मैप को भी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। संजय सर प्लीज कंटिन्यू। तो लावनी जैसे बता रहे थे कि वहां के जो लोग हैं, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, जिस प्रकार से रेवोल्यूशनरी रिसर्च जो पैम्फलेट निकाला है, जिसके 9वें पेज के ऊपर उन्होंने बार बार ये कहा है कि भारत की फौज पूरी तैयारी करी है, उन्हें मालूम है कि भारत की फौज डरने वाली नहीं है, नीचे रहने वाली नहीं है। वो कहीं पर भी जाएंगे, अंदर घुस घुस के उनको मारेंगे या ठोकेंगे। तो वो डर उनके दिल में है और वो डर दिखा रहा है, और वो अपनी तरीके से अपने ही जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, स्लीपर सेल्स है, लश्कर तैयबा है, टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है, इन सबको एक तरीके से हौसला अफजाई करने की कोशिश करे, आप लगे रहो लगे रहो। तो उनको मालूम है इतना आसान नहीं है, वो मरेंगे, और चाहे वो निपा वैली में हो। और इस बीच हम वो मैप भी दिखा रहे हैं, वो जगह भी दिखा रहे हैं। देखिए, हम अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आतंकियों के जो लॉन्च पैड्स हैं, खासतौर से बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, ये जो लॉन्च पैड्स हैं जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये बेहद खास हो जाते हैं ऊपरी हिस्सों की, जहां पर बात की जा रही है, जहां पर ऑपरेशन के लिए कहा जा रहा है, जहां पर ये आतंकी खुद कबूल कर रहे हैं अपनी मैगजीन में, अपने इस हाइब्रिड वॉरफेयर में जो
वो लेख लिख रहे हैं, जो लेटर भेजे जा रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि जैसे ही बर्फ पिघलेगी वैसे ही इन हिस्सों में भारतीय सेना कुछ बड़ा ऑपरेशन करेगी, इसलिए सर्दियों का इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करें। तो ये है वो हिस्से। संजय सर प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, इसलिए उनके जो 72 एक तरीके से जो आतंकी जो दोबारा जो पोस्ट खुले हैं उनके पाकिस्तान के, वो साफ दर्शाते हैं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इतना जबरदस्त, और खासकर उनका जो फील्ड मार्शल है अपने मुनीर, जो अपने आप को सीरियस बना बैठा है, वो सोच रहा है कि मैं बदले की भावना से, चाहे पाकिस्तान अपने यहाँ पे कश्मीर में या फिर बांग्लादेश की तरफ से भी कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान अब जैसे नहीं, उसको लग रहा है कि नहीं दोस्ती अमेरिका से आई है तो वहां से पैसा भी मिलेगा, हथियार भी तुर्की से आएंगे, ड्रोन भी आएंगे, तो हम सब तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे यहाँ पे कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है। जिस प्रकार से घबराहट पाकिस्तान में नजर आ रही है और पाकिस्तान के द्वारा उनके आतंकी संगठनों में नजर आ रही है, वो साफ दर्शा रही है कि वो अपने काडर को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मारे जाएंगे, चाहे वो भी कितने भी ऑपरेशन करने की कोशिश करें। हम लोग हर हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन संजय सर एक चैलेंज तो हमारे लिए हो गया है ना, एक चैलेंज तो संजय सर हमारे लिए हो गया कि अगर उन्हें हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल रहा है तो फिर हमारे लिए तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। नहीं, चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये तो पहली एक बात है, चाहे वो दुश्मन कैसा भी हो। हम लोगों ने सतर्क रहना है, हम लोगों ने अपने तरीके से अपने गांव में लोगों को उनके से मिलने नहीं देना है। हमने यकीन करना है कि हायर रीचेस के ऊपर हमें अपना जो प्रेजेंस है वो रखना है, वो तो कोई शक ही नहीं है। क्यों, हमें मालूम है कि पाकिस्तान की आजकल क्या सैटेलाइट फोन है, स्टारलिंक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने भी स्टारलिंक और इलॉन मस्क से बात करके कर रखा है कि किसी का भी जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे को ना हो, पूरा का पूरा क्रिप्टेड हो। तो ये वो करेगा, जो उसने करना है वो करेगा। हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। हमें चाहे ऊपर बर्फ हो ना हो, बर्फ जल्दी गिरे देर से गिरे नीचे आए ऊपर, हमें अपनी तैयारी भी पूरी रखनी है और हमें अपनी सोच को भी उनसे आगे रखना होगा। तभी हम उस तैयारी के साथ, उस नीति के साथ हम लड़ाई लड़ पाएंगे जहां पर हमने अपना जो लक्ष्य है वो आतंक का सफाया रखा है। तो क्या मार्च में फिर ऑपरेशन सिंदूर पर से पॉज बटन हट सकता है? इस बड़े मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि आतंकियों की तरफ से ही ये कबूलनामा किया जा रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए आतंकियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं और जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है वो ये बता रही है कि आतंकवादी भी, पाकिस्तान भी ये समझ चुका है कि भारत अपनी नीति में बदलाव ला चुका है। भारत अब किसी भी हाल में आतंक और आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी पर हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं। आज कोई बहस मुबाहिस नहीं हो रही है, आज इस मुद्दे पर खुलकर जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देश के जाने माने डिफरेंट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच फिर से ब्रेक के बाद भी आप लोगों का स्वागत। और मैं रोहिल एक बार आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि ये जो लेटर और जो मैगजीन 28 पेजेस की बताई जा रही है कि जिसे यहाँ पर टेररिस्ट के बीच और वहाँ पर जो लोकल आतंकी भर्ती की कोशिश की जा रही है उनके बीच फैलाया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी हैं। 33 साल पुराने एक ऐसे आतंकी का इंटरव्यू भी है, जहांगीर सरूरी जिसका नाम है, जो कि जिंदा आतंकी बताया जाता है, जो कहा जाता है कि अभी भी एक्टिव है और अक्सर वो पाकिस्तान और उसका आना जाना होता है, कई लॉन्च पैड्स में भी उसकी उपस्थिति पाई गई है। ये इंटरव्यू दिखाना, इसका जिक्र करना, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए नवी, जो जहांगीर का नाम सामने आ रहा है, ये डोडा किश्तवाड़ के इलाके का रहने वाला है और पिछले 33 सालों से ये पीओके में बैठा है। पीओके से ऑपरेट कर रहा है, आतंकी संगठनों को पूरी तरीके से वहां से जो है वो इनकी तरफ से ही आदेश दिए जाते हैं और इनकी तरफ से जो आदेश दिए जाते हैं वही लगातार उनका पालन जो है यहाँ आतंकी कर रहे हैं। लेकिन इनके बारे में कई बार जो है पुलिस ने इनकी जो प्रॉपर्टी है जो यहाँ मौजूद थी डोडा किश्तवाड़ में, उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और इनके खिलाफ जो है कोर्ट ने भी प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जारी कर दिया गया था। लेकिन ये इनके बारे में, जहांगीर के बारे में जानकारी मिल रही है कि आतंकी संगठन के गुरु है, ये पीओके में बैठे हैं, वहीं से पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब से जो इनके परिजन वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की गई। इससे पहले पास्ट की बात करें, लेकिन 33 सालों से पीओके में बैठा है, ये जानकारी मिल रही है और इनकी तरफ से साफ आदेश है, जो जितने भी संपर्क में आतंकी है उनको ये आदेश
जी जी राहुल। उनको ये आदेश मिला है कि वो फिलहाल सर्दियों के मौसम में अपने आप को मोबिलाइज करे, अपने आप को प्रिपेयर रखे, आपको बिल्कुल एक्टिव रखें। लेकिन यहाँ पर सिवाज सर यही बात है, जहांगीर को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है, उसका खात्मा नहीं हो सका, और उसका इंटरव्यू दिखाने का मतलब जो 92 से एक्टिव हो, वो अभी तक ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा जिंदा आतंकी है जो लगातार एक्टिव है, और ऐसे में इसके इंटरव्यू को दिखाने का क्या मकसद हो सकता है? इसके इंटरव्यू के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के युवाओं के बीच? देखो, ये एक मेन जो प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको ये जहांगीर को करना 1992, मुझे लगता है ये ज़्यादातर पीओके में है। भारत के अंदर 1992 से ये जिंदा रह ही नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बहुत नौकरी कर ली वहाँ पर, मैं कम से कम 25 साल तो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिज्म किया है। मगर ये सच्चाई है, एक स्ट्रेटेजी बदली है इन्होंने। स्ट्रेटेजी दो तरीके बदली है। एक तो ये जो अभी बर्फ पड़ जाती है तो ये साउथ ऑफ पीर पंजाल, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ से इन्फिल्ट्रेशन करेंगे। दूसरा ये स्ट्रेटेजी क्या चेंज है कि ये आज की तारीख में OGW से, स्लीपर सेल से मिलाप नहीं करते, क्योंकि ये इनको हिदायतें दे रखी है। अभी इनके जो एक प्रकार से कार्यकर्ता हैं पीओके में कि ये सामान रख आते हैं, इनको अलग सामान उठा के ले जाते हैं, तो इनका आपस में मिलाप नहीं, क्योंकि हमने ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल की कमर तोड़ दी है, बहुत इनको हमने न्यूट्रलाइज किया। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से भारत आया है, और भारत इनका खात्मा अगले 2 साल में खत्म कर देगा। मगर सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में कश्मीर घाटी में है, ये जो रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में, ये डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, हाइब्रिड वारफेयर जो फैलाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। कश्मीर की बात आप सिवाज सर आप बार बार कर रहे हैं, और ये हमने आपको अगर याद हो तो आप 2021 आते आते ये कहा गया था कि साउथ कश्मीर से पूरी तरीके से आतंक का खात्मा हो गया, और ये एक बड़ी बात थी। उस वक्त इसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोबारा फिर वहां पर साउथ कश्मीर में ही एक्टिव हो गए आतंकी? मुझे लगता है सिवाज सर से कनेक्शन टूटा है। रोहिल, क्या आप ये बता सकते हैं? रोहिल, देखिए लवनी, कहा गया था कुछ साल पहले, पिछले साल शायद कहा गया था सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कि दक्षिण कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि आतंकवाद से पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पूरा साउथ कश्मीर जो है उसको टेरर फ्री नहीं किया गया था। इसमें कुछ ऐसे इलाके थे जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके माने जाते थे, उनको टेरर फ्री जो है वो कर दिया गया था। लेकिन जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार हो रही है, दूसरी जानब से जो लोकल स्थानीय सपोर्ट आतंकवादियों को है, जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि कई एक OGWs को पकड़ा गया, कई एक OGWs अभी भी जो है जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। तो शायद हो सकता है कि इसका कारण यही है कि जो नया मॉडल यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जिस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकी संगठनों की तरफ से, शायद हो सकता है कि एक बार फिर से साउथ कश्मीर में जो यह टेररिज्म का हब जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरी जानब से मैं आपको यही भी याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो IG BSF कश्मीर है, अशोक यादव, उन्होंने भी जानकारी दी थी कि उन्होंने बड़ा खुलासा किया था कि पीओके में अब जो लॉन्चिंग पैड से जो ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किए गए थे वो फिर से अब जो है रिज्यूम रिएक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 100 से लेकर 120 आतंकी जो है अभी पीओके में बैठे हैं, लॉन्चिंग पैड्स पर तैयार है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अब पूरा जो फोकस है वो LOCs की ओर, सुरक्षा एजेंसीज, खासतौर पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस फोकस जो है उनका LOC है, क्योंकि LOC पर AIOS एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो फैनस, जो LOC की फैनस होती है उसको एक नई टेक्नोलॉजी दे दी गई है। थर्मल इमेजिंग उस फैनस पर लगा दी गई है, फैनस जो है उसको स्मार्ट फैनस बनाया गया है। तो ये सारी परिस्थितियां अब इस समय से पहले हो रही है, ताकि ये कहा जा रहा है कि जो 2026 मार्च में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय सेना अब मैदान में होगी। तो शायद हो सकता है कि इस वजह से इस तरीके की परिस्थितियां सीमा पर जो है दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय सेना ने ये ठान लिया है कि किसी भी हाल में अब आतंक के लिए भारत की सरजमी पर तो कोई भी जगह नहीं बची, और यही वजह है कि भारतीय सेना इस बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नीति, स्ट्राइक पॉलिसी के जरिए सीधे तौर पर फाइनल फेज तक पहुंचाना चाहती है, आतंक की कमर तोड़ना चाहती है, आतंकियों को निस्नाबूद करना चाहती है। और यही वजह है
कि इस तरीके के जो कबूलनामे हैं खुद आतंकी भी कर रहे हैं, वो हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा लेकर, मैगजीन्स का सहारा लेकर, पीडीएफ का सहारा लेकर ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय सेना अब बहुत आगे जा चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में मार्च में क्या वाकई एक बार फिर से हम ऑपरेशन सिंदूर होता हुआ देखने वाले हैं? इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल रणक्षेत्र में आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।